हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ हाइगेंस थ्योरी का अपना एक प्यारा सा टॉपिक लेकर, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव समझेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो देखिए, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के बेसिस पर जब हमको बात करनी है, इट मीन्स हमको वेव फ्रंट की बात करनी है और वेव फ्रंट के हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, हाइगेंस जी ने ये कहा कि मान लेते हैं कि ये दो मीडियम है, ठीक है, नीचे अलग मीडियम है और ऊपर अलग मीडियम, ठीक है। हाइगेंस जी ने ये सपोज किया कि मान लेते हैं ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, जो भी वेव इंटर कर रही है उसकी स्पीड क्या है, v1 है, जबकि नीचे वाले स्पीड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है। तो जब यहां पे स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, तो हाइगेंस जी ने कहा कि मान लेते हैं कोई एक वेव फ्रंट यहां पे इंसिडेंट होता है। तो यहां पे कोई एक वेव फ्रंट आता है, मान लीजिए एक वेव फ्रंट आया ऐसा, ये वेव फ्रंट यहां पे इंसिडेंट हुआ। देखिए बच्चों, ये तो आपको पता है कि हाइगेंस जी ने कहा था कि जो लाइट चलती है, जो लाइट रे चलती है, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेव फ्रंट होती है। इट मींस लाइट कुछ इस तरीके से यहां पे चल रही होगी। अब देखिए, यहां पे भी अगर आप लाइटें देखें तो कैसी होगी, सीधी होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट रे आ रही है और ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। बच्चों, हम इस वेव फ्रंट को नाम दे देते हैं, हमने कहा ये ए, ठीक है, ये वेव फ्रंट क्या है, ए है, और ये क्या है, बी, मान लो ए बी है, वेव फ्रंट है पूरा, ये ऐसा। वेव फ्रंट कैसा होगा, हमने आपको समझाया, वेव फ्रंट कुछ ऐसे आएगा, सरफेस ऐसा, पूरा सरफेस, लाइन नहीं, सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये एक वेव फ्रंट है, ऐसा देखिए, ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। अब देखिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हाइगेंस जी ने क्या बताया कि भाई ऑल द पार्टिकल्स एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स। इसका मतलब ये पार्टिकल भी एक सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये भी, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। तो हाइगेंस जी ने कहा कि हर पॉइंट एज ए सोर्स ट्रीट करता है और हर सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो वो सेकेंडरी वेवलेट बच्चों आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा कि कुछ मान लीजिए कि टी टाइम के बाद बी से सेकेंडरी वेवलेट सरफेस तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने सोचा कि यहां से जो अगर हम एक आर्क लगा दें, ठीक है, v1 टी डिस्टेंस का, भाई जब टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये वेव, v1 टी, तो इन्होंने कहा एक आर्क लगा दीजिए यहां पे v1 टी लेंथ का, तो ये वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्यों भाई, पहुंच गया, ये वेव फ्रंट हमारा आ गया। अब देखिए, जितनी देर में बी वेव फ्रंट ए डैश पॉइंट तक पहुंचा है, ठीक है, उतनी देर में यहां से भी, चूंकि ये भी एक सेकेंडरी सोर्स तरह काम कर रहा होगा, इससे भी लाइट वेव प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अब वो दूसरे मीडियम में चल रही है। यहां पे वेलोसिटी क्या है, v2, तो टी टाइम में यहां वाले वेव फ्रंट से निकलने वाली वेव्स ने, वेवलेट्स ने अगर v1 टी डिस्टेंस कवर की है, यह डिस्टेंस v1 टी है, तो a से निकलने वाली वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी टी टाइम में, तो यहां पे वेलोसिटी v2 है, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, v2 टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम v2t रेडियस का एक आर्क लगा दें, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे जो v1 है वो ग्रेटर है v2 से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पे हम आर्क बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस आर्क से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे।
क्या टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट बनेगा? ये वेव फ्रंट आ रहा था और टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइगेंस जी ने कहा कि सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो टेंजेंट क्या बनाता है, वो एक और वेव फ्रंट बना लेता है और उसके बाद वहां का हर पार्टिकल फिर से लाइट सोर्स तरह काम करेगा, फिर से लाइट वेव आगे प्रोड्यूस होंगे और इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब वेव फ्रंट यहां पहुंच गया तो जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया तो ये वाली जो लाइट वेव है वो कुछ यहां पहुंच गई, ये लाइट वेव यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि जिस एंगल से वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये एंगल पहले फाइंड करेंगे। तो बच्चों ऐसा है, हम यहां पे क्या करेंगे, एक यहां से भी, ठीक है, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना चाह रहे हैं और हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, और दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस स्नेल्स लॉ। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये लाइट रे आई एंगल से इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है। अगर ये आई एंगल से आई बच्चों, तो जरा आप ध्यान दीजिए, अगर ये आई है तो देखिए क्या ये पूरा एंगल 90 दिख रहा है, क्योंकि ये वेव फ्रंट था और ये लाइट रे थी एंड लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द वेव फ्रंट, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज 90। तो अगर आप बात कीजिए तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस आई, ये एंगल कितना बना 90 माइनस आई। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये एंगल 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस आई, यानी कि जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा हमको आई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल ऑफ द वेव फ्रंट इज आई, वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल कितना है आई। अब देखिए इस तरफ हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, सेकेंड सरफेस पे मान लेते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, भाई जब यहां से अब फिर से सेकेंडरी वेव सोर्स प्रोड्यूस होगा, वहां से वेव ऐसे जाएगी, ये दोनों फिर से पैरेलल निकलेंगे लाइट रे। अब देखिए यहां पे सपोज कर लेते हैं कि एंगल क्या है आर है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या है आर है। तो अगर रिफ्रैक्शन एंगल आर है बच्चों, तो ये वाला एंगल टोटल कितना है देखिए 90। जब ये 90 है, क्योंकि एक वेव फ्रंट है और यहां से ये वेवलेट प्रोड्यूस हो रही, वहां से वेवलेट प्रोड्यूस, तो वेवलेट तो 90 डिग्री पे चलेगी ना वेव फ्रंट से। अच्छा तो ये देखिए ये वाला एंगल क्या बनेगा बच्चों, जब ये 90 है, ये आर चला गया तो क्या बचेगा 90 माइनस आर। तो अगर कोई पूछ दे कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये बन गया 90 माइनस आर, मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास बचेगा आर। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसका एंगल क्या था आई, और जो रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट मिला उसका एंगल कितना हो गया प्लेन सरफेस से आर। ठीक है, हमको यही ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन के बाद जो बना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। अब देखिए हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने, तो दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला मैंने क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो देखिए सेम प्लेन में है कि नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे। देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे वेव फ्रंट आ रहा था, तो लाइट रे कैसे थी, इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे थी, ऐसे यहां से देखिए ये लाइट रे। देखिए नॉर्मल कैसा बना यहां पे, इस तरह से नॉर्मल, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था इसके परपेंडिकुलर ये, और जो बाद में वेव फ्रंट गया वो कैसा गया, देखिए इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर लाइट रे भी ऐसे। कहने का सेंस है कि ये जो लाइट रे है
ये इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सारी क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही, क्योंकि सब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सब क्या है, सेम प्लेन में हमें साफ साफ दिख रही हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको साइन आई अपान साइन आर फाइंड करना है। तो देखिए हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी डैश। ठीक है, और ए बी डैश भी हमको दिख रहा है, ये कितना हो गया होगा V2t, क्योंकि हमने यहां से R कितना लगाया था, V2t का लगाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा, ए बी ए डैश। साइन आई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यह आएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, बी ए डैश, हाइपोटेन्यूज ए डैश। ठीक है, तो जब साइन आई आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए डैश V1t अपान ए डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों अगर यहां पे आप साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर कौन बनना है, V2t अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 के सामने होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे ये 90, देखो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइटें चलती है 90 है। ठीक है, ये 90 था, ये वाला भी 90 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब 90 है तो ये आ गया V2t परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, पहले तो लिखिए कितना है, ए बी डैश अपान ए डैश। मतलब ये साइन आर की वैल्यू आ गई है V2t अपान ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1t अपान ए डैश, नीचे आएगा देखिए इसकी वैल्यू V2t अपान ए डैश, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2। ये क्या बचा, V1 अपान V2, मीन्स ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यही तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए चाहे आप लाइट रे के लिए देखिए तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। या आप वेव फ्रंट में देखिए तो द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ द वेव फ्रंट with the ratio of refracted angle of the wave front remains constant। ये रेशियो क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे इस हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए दोनों प्रूव हो चुके हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, और दूसरा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कई लोग यहां से स्नेल्स लॉ की भी प्रूविंग कर लेते हैं, आराम से हो सकती है। बच्चों अगर यहां पे लाइट की स्पीड v1 है, ठीक है, लाइट की स्पीड यहां पे v1 है, तो यहां पे आप इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। पहले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 सपोज कर लें और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज कर लें, तो μ1 इक्वल टू बच्चों यहां से कितना आएगा, c अपान v1, एंड μ2 इक्वल टू कितना आएगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह कितना आएगा, c अपान v2। तो आप अगर यहां से देखिए तो साइन आई अपान साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू
इसको मैं चाहूं तो क्या मैं V1 अपान V2 को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूं? कैसे? इसको लिख सकता हूं V1 को, ध्यान से देखिएगा, C अपान V2, भाई C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड, तो C अपान V2, ठीक है, डिवाइडेड बाई C अपान V1, ठीक है। C अपान V2, देखिए जब चाहेंगे रेसिप्रोकल करेंगे यही आ जाएगा। अब देखिए C अपान V2 जो आया है ये किसके बराबर है? देखिए μ2, इसका मतलब साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ2 अपान μ1। कितना आ गया? देखो इसकी वैल्यू μ2, इसकी वैल्यू μ1, तो ये आ गया μ2 अपान μ1। इसका मतलब साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू हो गया 1 μ2। दिस इज स्नेल्स लॉ। ये क्या है? स्नेल्स लॉ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के हिसाब से स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने और प्लेन वेव का रिफ्रैक्शन भी समझ लिया विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।